Dear students, welcome in today's class. I am Rajni, lecturer in Economics, Education Department, हरियाणा। आज की इकोनॉमिक्स क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपकी 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स का न्यूमेरिकल्स ऑन मल्टीप्लायर, मीन्स गुणक से संबंधित संख्यात्मक प्रश्न। तो बच्चों, गुणक के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट हैं ही, साथ ही आपकी गुणक से संबंधित जो ज्ञान है उसको भी इम्प्रूव करेंगे। तो आइए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज के व्याख्यान का जो मुख्य उद्देश्य है वो रहेगा गुणक की गणना करने के विभिन्न तरीकों को समझना। तो गुणक मीन्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं इसको। तो गुणक क्या है? गुणक आय में परिवर्तन तथा निवेश में परिवर्तन का अनुपात है। इस परिभाषा को हम इस फॉर्मूला की हेल्प से भी लिख सकते हैं। ये जो k है ये गुणक को ही प्रेजेंट करता है। हम k का यूज करते हैं गुणक को प्रेजेंट करने के लिए। k मीन्स मल्टीप्लायर। तो ये किसके बराबर है? चेंज इन y को हमने डिवाइड कर दिया चेंज इन i से। तो मीन्स यहाँ पर k जो है वो मल्टीप्लायर को प्रेजेंट कर रहा है। मल्टीप्लायर मीन्स गुणक हिंदी में इसको कहते हैं। और ये जो साइन लगा हुआ है, ये साइन यहाँ पर, ये साइन, ये क्या है? ये चेंज को शो करता है, परिवर्तन को दर्शा रहा है। और y अर्थशास्त्र में हम y का प्रयोग कब करते हैं? जब हम इनकम मीन्स आय को दर्शाते हैं। और यहाँ पर ये जो i है ये शो कर रहा है निवेश को, मतलब इन्वेस्टमेंट को। तो k का फॉर्मूला क्या हो गया? मीन्स गुणक का जो सूत्र है वो क्या हो गया? चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन i। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं कि यदि निवेश में जो परिवर्तन है वो है ₹2 करोड़, और ये निवेश करने की वजह से जो आय है चेंज इन वाई, मतलब आय में होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या है? वो मान लीजिए हो गया 10 करोड़ रुपए। तो यदि हम ये दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूला में रख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? k इक्वल टू चेंज इन y की वैल्यू रख देंगे हम, वो है 10, और यहाँ चेंज इन i की वैल्यू रख देंगे, वो है 2। तो 10/2, तो ये कितना आ गया? 5। तो मीन्स k की वैल्यू कितनी आ गई? वो आ गई 5। तो मीन्स यदि निवेश 2 करोड़ किया जाता है तो उसकी वजह से आय में कितना परिवर्तन आया? 10 करोड़ का, मतलब 5 गुना वृद्धि हो गई। निवेश करने से आय में 5 गुना वृद्धि हो गई। तो मल्टीप्लायर मतलब ये जो गुणक है ये इसी चीज को शो करता है कि आय में परिवर्तन कितना होगा यदि निवेश में परिवर्तन किया जाएगा। तो ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि जो गुणक है वो निवेश में परिवर्तन की वजह से जो आय में परिवर्तन आता है उसको मापता है। तो इसीलिए हम इसको मल्टीप्लायर के साथ साथ हम इसे निवेश गुणक भी बोलते हैं। तो ये चीज भी बच्चों आपने ध्यान रखनी है। गुणक या निवेश गुणक एक ही चीज को मेजर कर रहा है। अब हम नेक्स्ट बच्चों सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा गुणक में प्रत्यक्ष और सीमांत बचत प्रवृत्ति तथा गुणक में विपरीत संबंध होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको मल्टीप्लायर के बाकी जो फॉर्मूलाज हैं उसके बारे में भी बताऊंगी। अभी जो हमने फॉर्मूला किया था एक बार हम उसको भी यहाँ लिख लेते हैं कि गुणक किसके बराबर होता है? आय में होने वाले परिवर्तन तथा निवेश में होने वाले परिवर्तन का अनुपात होता है गुणक। और अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो MPC है, मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और जो गुणक है इन दोनों में कैसा संबंध है? इन दोनों में प्रत्यक्ष संबंध होता है। वो कैसे होता है कि जैसे कि हमें पता है कि Y मतलब आय उपभोग और निवेश का योग है, इसके बराबर होती है। और यदि हमें इसे आय में परिवर्तन को देखना है तो वो क्या होगा? चेंज इन Y किसके इक्वल हो जाएगा? इन दोनों में होने वाले परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये जो साइन होता है ये चेंज का साइन है यहाँ पर, और यहीं से चेंज इन I का फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा? चेंज इन I किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन y में से यदि ये माइनस कर देते हैं, चेंज इन c माइनस कर दिया तो ये क्या आ जाएगा? चेंज इन i का यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूला को मैं इस
के अंदर पुट कर देती हूँ। तो k की वैल्यू मतलब k का जो फॉर्मूला हम उसको कैसे लिख सकते हैं, वो ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर मैंने सिंपली i की जो ये वैल्यू है इसको रख दिया, इस इक्वेशन को यहाँ पर मैंने रख दिया। तो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन y माइनस चेंज इन c, क्योंकि चेंज इन i को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और यदि हम ऊपर और नीचे चेंज इन y से इनको भाग कर देते हैं, भाग करने का मतलब इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ऊपर और नीचे हमने चेंज इन y से इन्हें डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये कटकर 1 रह गया, यहाँ भी 1 रह गया। तो मीन्स इसको मैं अब ऐसे लिख सकती हूँ, ये कट हो गई वैल्यूज 1 बाय, ये भी कट हो गई तो 1 आ गया, 1 माइनस चेंज इन c डिवाइडेड बाय चेंज इन y। और ये जो है ये किसका फॉर्मूला होता है, ये MPC का फॉर्मूला होता है। चेंज इन c डिवाइडेड बाय चेंज इन y को हम MPC भी बोलते हैं। ये जो MPC है, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, अब ये हो गया 1 बाय 1 माइनस MPC। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ गया ये। तो मल्टीप्लायर को इस तरह से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। यदि हमें MPC दी हो, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दी हुई हो, तो हम गुणक को इस फॉर्मूला की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम बात कर रहे थे कि MPC और गुणक इन दोनों में कैसा संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है। तो हम MPC की कुछ वैल्यूज लेकर देख लेते हैं कि क्या एक्चुअल में इनमें आपस में जो संबंध है वो प्रत्यक्ष संबंध है। जैसे मैं एक वैल्यू लेती हूँ MPC की, मान लेते हैं कि जो MPC है वो है 0.5। तो इस 0.5 को यहाँ हमें रख देना है। तो k कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, k इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस 0.5। तो मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ये रह गया 0.5, क्योंकि 1 में से हाफ 0.5 हाफ हो गया, माइनस हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास 0.5 बच गया। तो 1 बाय 0.5 मतलब 10 बाय 5 लिखेंगे तो ये क्या आ गया, गुणक की वैल्यू आ गई 2। तो MPC की थी 0.5 और गुणक की हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, 2 आ गई। मान लीजिए MPC की वैल्यू जो है, अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि MPC की जो वैल्यू पहले से बढ़ गई, वो हो गई 0.6। तो इसको हम इस फॉर्मूला में रख देंगे, कि हमारे पास जो फॉर्मूला है इसमें हम इसको रख सकते हैं, और फिर हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, k 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस 0.6। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय 0.4। 1 बाय 0.4 मतलब 10 बाय 4 हो गया। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 2.5। तो देखो बच्चों, यहाँ पर MPC 0.5 था तो k की वैल्यू थी 2। जब MPC बढ़कर 0.6 हो गया तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 2.5। तो MPC और गुणक में कैसा संबंध आ गया, प्रत्यक्ष संबंध आ गया। और हमें यहाँ पर अपने जो मल्टीप्लायर है उसका एक ये फॉर्मूला और एक और फॉर्मूला क्या मिल गया, 1 बाय 1 माइनस MPC। इसी तरह दूसरी लाइन में हमने क्या मेंशन किया है कि जो MPS होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और K मल्टीप्लायर, इन दोनों में कैसा संबंध है, इन दोनों में विपरीत संबंध होता है। कैसे होता है, जैसे आपको ये चीज पता ही है कि जो MPC है और MPS, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर 1 बनाते हैं। ये चीज आपने पहले भी की है। और MPC को अगर हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है, या MPS को हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस MPC के। तो यहाँ हमने जब ये वैल्यू रख दी 1 बाय 1 माइनस MPC, ये गुणक का फॉर्मूला है हमारे पास। तो इसकी जगह यदि मैं ऐसे लिख दूं k इक्वल टू 1 बाय MPS, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास तीसरा फॉर्मूला आ गया मल्टीप्लायर का, क्योंकि 1 माइनस MPC किसके बराबर होता है MPS के बराबर होता है। तो इस वजह से k को हम MPS हमारे पास हो, मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मीन्स सीमांत बचत प्रवृत्ति अगर हमारे पास है, तो भी हम मल्टीप्लायर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब जैसे हमने यहाँ पर MPC की 0.5 0.6 वैल्यू ली थी और मल्टीप्लायर से इसका जो रिलेशन है उसको समझा था, अब उसी तरह से हम क्या करते हैं, हम MPS की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं और देखते हैं कि मल्टीप्लायर और MPS में कैसा आपस में संबंध होता है। मान लीजिए पहले MPS जो है वो है 0.4, तो इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में हमने रखना है। सिंपली हमारे पास गुणक की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना हो गया 1/0.4 किसके बराबर हो गया, ये ऐसे लिख सकते हैं हम 10/4, तो मीन्स 2.5। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आ गई 2.5 यदि MPS 0.4 है। मान लीजिए MPS जो है वो इंक्रीज होकर इसकी वैल्यू हो गई 0.6, तो ये वैल्यू होने पर जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब वहाँ MPS की वैल्यू मैंने रख दी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10/6, तो ये कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 10/6 का मतलब क्या हो गया, वैल्यू आ गई 1.66। तो आप देख सकते हो कि जब MPS की वैल्यू 0.4 थी तो K की वैल्यू आई 2.5। यदि MPS की वैल्यू बढ़ गई तो K की वैल्यू क्या होगी, पहले से कम हो गई। तो मीन्स MPS और K दोनों में आपस में कैसा संबंध हो गया, विपरीत संबंध हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि यदि निवेश में 15 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है तो उसके फलस्वरूप जो आय है उसमें 60 करोड़ की वृद्धि होती है। तो इसके फलस्वरूप गुणांक का जो मूल्य है वो क्या होगा, हमें इसे सॉल्व करना है। तो इस स्टेटमेंट में जितने भी वैल्यू हमारे पास हैं, तो हमने सबसे पहले क्या है उन वैल्यूज को लिख लेना है। निवेश में 15 करोड़ की वृद्धि होने का मतलब क्या है, हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, हमारे पास आ गया चेंज इन आई, क्योंकि निवेश में होने वाला परिवर्तन ही है, वृद्धि को ही दर्शा रहा है। तो ये कितनी है, ये है 15 करोड़। और अगली इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है कि आय में 60 करोड़ की वृद्धि हो रही है, तो मीन्स ये क्या हो गया चेंज इन वाई, ये कितना है 60 करोड़। तो मैंने आपको अभी के मीन्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला करवाया था, वो मैंने क्या करवाया था, मल्टीप्लायर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन आई, मतलब आय में होने वाले परिवर्तन और निवेश में होने वाले परिवर्तन का यदि हम अनुपात निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर अब सिंपली क्या कर रही हूँ, इन वैल्यूज को रख रही हूँ। चेंज इन वाई 60 है और चेंज इन आई हमारे पास कितना है 15, इनको हमने डिवाइड कर दिया, 60 को 15 से भाग कर दिया, तो वैल्यू क्या आ गई 4। तो मीन्स गुणक की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 4 आ गई। तो मीन्स निवेश में जो परिवर्तन हुआ है उससे आय में जो परिवर्तन हो रहा है वो कितना है, वो 4 गुना है। यही मल्टीप्लायर का काम है, वो हमें यही बताता है कि निवेश में परिवर्तन होने से आय में जो है वो कितना परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि सारी अतिरिक्त आय अतिरिक्त उपभोग पर खर्च कर दी जाए तब गुणक का मूल्य क्या होगा। तो मीन्स अतिरिक्त आय और अतिरिक्त उपभोग की यहाँ बात हो रही है, तो मीन्स अतिरिक्त आय का मतलब क्या है, आय में परिवर्तन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और अतिरिक्त उपभोग मतलब हम उपभोग में परिवर्तन की यहाँ बात कर रहे हैं। और अर्थशास्त्र में जो y होता है वो तो आय को दर्शाता है और जो c होता है वो उपभोग को दर्शाता है। तो मैं इन टर्म्स को ऐसे भी लिख सकती हूँ, चेंज इन y और चेंज इन c क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। और मैंने अभी बच्चों आपको MPC का फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, चेंज इन c डिवाइडेड बाय चेंज इन y। MPC को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि उपभोग में कितना परिवर्तन आता है, जब आय में परिवर्तन होता है तो MPC उसको मापती है। तो यहाँ हमने क्या बात की कि जो अतिरिक्त आय है और अतिरिक्त उपभोग वो दोनों कैसे हैं, वो एक दूसरे के बराबर हैं। तो यदि ये दोनों वैल्यू बराबर हैं एक दूसरे के, तो MPC की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो MPC की वैल्यू नेचुरली क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है। तो सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से यदि हम भाग कर देते हैं तो MPC क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो मेन क्वेश्चन क्या है कि गुणक का स्थिति में क्या मूल्य होगा। तो MPC यदि हमारे पास हो तो हम गुणक का क्या फॉर्मूला लगाते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं K इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। और MPC हमारी
इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है, 1 है, तो इसको हम इसमें रख देते हैं वैल्यू को। एमपीसी की मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी, तो ये किसके बराबर हो गया, 1 बाय 0, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया, और 0 से किसी भी चीज को भाग करते हैं तो वो क्या आती है, उसकी वैल्यू आती है इन्फिनिटी, अनंत। तो यहाँ पर मतलब हम k की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वैल्यू क्या है, अनंत है। तो मीन्स यदि सारी अतिरिक्त आय अतिरिक्त उपभोग पर खर्च कर दी जाए तब गुणक का मूल्य क्या होगा, वो अनंत होगा, मीन्स इन्फिनिटी के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एमपीसी का मूल्य हमारे पास दिया हुआ है 0, तो गुणक का मूल्य क्या होगा। तो जब भी हमें एमपीसी गिवन हो तो हम के का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो एमपीसी की हेल्प से कैलकुलेट कर सके गुणक को, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें एमपीसी की वैल्यू दी हुई है 0, तो मीन्स मैं इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में रख देती हूँ, 1 माइनस 0 मैंने यहाँ रख दिया, तो ये किसके बराबर आ गया, 1 बाय 1। तो गुणक की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो मीन्स जब भी एमपीसी की वैल्यू 0 होगी तो गुणक की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 1 के बराबर हो जाएगी। इस तरह ये एग्जांपल भी देख लेते हैं कि यदि एमपीसी की वैल्यू है 0.90, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसी फॉर्मूला में हमने वैल्यू पुट कर देनी है, 1 माइनस 0.90 हमने वैल्यू यहाँ पर रख देनी है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाय 0 यहाँ लगा सकते हैं, तो 1 बाय पॉइंट, तो मीन्स इसको कैसे लिखा जा सकता है, इस पॉइंट को हटाने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 बाय 10, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। तो जब भी मल्टीप्लायर एमपीसी की वैल्यू 0.90 है तो गुणक की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 10 के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एमपीएस का मूल्य ये है 0.4 है या फिर 4/5 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा। तो बच्चों जैसे मल्टीप्लायर के हमने बिल्कुल शुरू में फॉर्मूलाज किए थे कि एक तो ये फॉर्मूला हमने किया था, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि एमपीसी गिवन हो तो हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और क्योंकि 1 माइनस एमपीसी किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एमपीएस के, तो हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो हम इन्हीं 3 फॉर्मूलाज की हेल्प से इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर रहे हैं अभी। तो यहाँ हमारे पास एमपीएस दी हुई है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले 0.4 की वैल्यू हम फॉर्मूला में रख देंगे, तो इसमें हमने सिंपली क्या करना है, 1 बाय 0.4 ये वैल्यू हमने रख देनी है, तो ये कितना हो गया, 10/4 हो गया, 10/4, तो मीन्स मल्टीप्लायर की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी। तो मीन्स एमपीएस यदि हमें 0.4 दी हुई हो तो उस स्थिति में मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आ जाती है, वो आ जाती है 2.5 आ जाती है। और यदि एमपीएस की वैल्यू 4/5 है, 4/5 होने का मतलब क्या है, इसको यहाँ पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 4/5 का मतलब क्या हो गया, 0.8 हो गया, तो मैं यहाँ पर 1/0.8 लिख सकती हूँ, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो गया, 10/8 हो गया। 10/8 को हमने सॉल्व कर देना सिंपली, तो वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी। तो 10/8 करने से मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1.25 हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई, यदि हमें एमपीएस 4/5 दिया हो, और यदि 0.4 दिया है तो हमारे पास आई थी मल्टीप्लायर की वैल्यू 2.5 आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था में आय का वास्तविक स्तर रुपए 600 करोड़ है, जबकि पूर्ण रोजगार पर आय रुपए कितनी चाहिए, 1000 करोड़ है। तो उपभोग की सीमांत जो प्रवृत्ति है, मीन्स एमपीसी जो है वो क्या है, 0.5 है। तो पूर्ण रोजगार आय स्तर को प्राप्त करने के लिए निवेश में की जाने वाली वृद्धि की गणना कीजिए। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है, और जो जो वैल्यूज आपको यहाँ से क्लियर हो रही हैं उन सबको लिखते जाओ। जैसे कि सीमांत जो उपभोग प्रवृत्ति है, मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो कितनी है, वो हमें दी हुई है 0.5। और इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है पहली लाइन में, कि जो आय का वास्तविक स्तर है वो कितना है, वो है 600 करोड़ है। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। और यदि फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो मैं इसको ऐसे मेंशन कर देती हूँ, YF जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए इनकम चाहिए, वो कितनी चाहिए है, वो चाहिए 1000 करोड़ चाहिए। तो
है तो इतनी लेकिन चाहिए इतनी है, तो इन दोनों में जो आपस में गैप है 1000 माइनस 600 वो कितना है, वो है 400 करोड़। ये चेंज को शो कर रहा है, आय में होने वाले परिवर्तन को ही दर्शा रहा है। तो 400 करोड़ जो है वो आय के परिवर्तन को रिक्वायर्ड है यहाँ पर यदि पूर्ण रोजगार प्राप्त करना है। तो अब हम एक बार फिर से मल्टीप्लायर का फॉर्मूला देखते हैं। एमपीसी के बेस पर हम मल्टीप्लायर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आप बच्चे समझ ही गए हैं। तो इस वैल्यू को यदि मैं यहाँ रख देती हूँ तो मेरे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने यहाँ रख दिया ये, तो 1 में से 0.5 जो है माइनस हो गया, तो वो कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 0.5। 1 में से 0.5 माइनस हो गया तो बचेगा क्या हमारे पास, वो 0.5 बचेगा। इसको 0.5 भी लिख सकते हो, 0.5 भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, 10/5 लिखा जा सकता है। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हमने एमपीसी के बेस पर सबसे पहले क्या कर लिया, मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, निवेश में की जाने वाली वृद्धि को कैलकुलेट करना है। तो मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन आई, इसको कैलकुलेट करना है। तो जो गुणक होता है उसका और फॉर्मूला क्या होता है, एक ये फॉर्मूला होता है। तो मीन्स अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू यहाँ से आ गई 2, मैं यहाँ लिख देती हूँ 2, मैंने मेंशन कर दिया। और चेंज इन वाई यहाँ से मैंने आपको बताया था, ये कितना है 400। तो यदि हमारे पास इन तीनों में से 2 वैल्यू है तो हम तीसरी तो नेचुरली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चेंज इन आई कैसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे इस वैल्यू को, तो ये क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड चेंज इन आई इक्वल टू 400। तो मीन्स चेंज इन आई किसके बराबर आ जाएगा, 400 को इस 2 से हमने भाग कर दिया, तो ये क्या आ गया 200। तो जो निवेश में की जाने वाली वृद्धि है वो कितनी चाहिए हमें, वो चाहिए हमें 200 करोड़। तो ये आपका फाइनल आंसर है कि हमें निवेश में होने वाली वृद्धि चाहिए 200 करोड़। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक अर्थव्यवस्था में आय का स्तर रुपए 2000 करोड़ है, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन हम हाईलाइट कर लेते हैं। आय का स्तर दिया हुआ है 2000 करोड़। तो इस अर्थव्यवस्था का जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, मीन्स जो एमपीसी है, वो कितनी है 0.75 है। और निवेश में रुपए 200 करोड़ की वृद्धि से आय में समग्र कितनी वृद्धि होगी। तो हमें निवेश में वृद्धि भी दी हुई है 200 करोड़, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर सेपरेटली लिख लेते हैं। एमपीसी है 0.75 और निवेश में जो वृद्धि है वो कितनी दिखा रखी है, वो बताई हुई है। चेंज इन आई हो गया ये कितना है 200 करोड़। तो ये वैल्यू हमें दी हुई है। और आय का जो इनिशियल स्तर है वो कितना है 2000 करोड़। ये सब करोड़ में है, 200 करोड़ 2000 करोड़, ये वैल्यू हमें गिवन है। और हमसे क्या पूछा गया है कि आय में समग्र कितनी वृद्धि होगी। समग्र मीन्स टोटल जो इंक्रीज है, चेंज होगा जो आय में टोटल, वो कितना होगा। तो मीन्स हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले एमपीसी के बेस पर आप बच्चों ने मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो ये हमारा फॉर्मूला था। इसमें मैंने, क्योंकि हमें एमपीसी गिवन है तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो 1/1 माइनस 0.75, तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया 1/0.25। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 को 25 से भाग कर दिया तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई हमारे पास। अब मल्टीप्लायर की वैल्यू जब हमारे पास 4 आ गई तो हम उसके बेस पर जो, एक तो हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है, एक हमारे पास मल्टीप्लायर की ये वैल्यू आ गई, तो जो हमने मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला किया था, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन आई, इसमें जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं उनको रख देते हैं। जैसे कि मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 यहाँ पर रख देंगे और चेंज इन वाई अभी हमें नहीं पता, लेकिन हमें चेंज इन आई पता है, तो इसको एज इट इज चेंज इन वाई लिखेंगे और यहाँ पर हमने 200 लिख दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास चेंज इन वाई की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन वाई कितना हो जाएगा, ये वैल्यू इधर चली गई तो 200 इंटू में 4, तो चेंज इन वाई कितना हो गया 800 करोड़ हो गया। तो इनिशियल कितना था 2000, ये वाई हमें आय दी हुई थी 2000 करोड़,
दी हुई थी और परिवर्तन कितना आया आय में, वो आया 800 करोड़ का। तो इन दोनों को हमने अगर जोड़ दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारी टोटल इनकम आ जाएगी। यही हमें कैलकुलेट करनी थी। ये हमारे पास कितनी आ गई, 2800 करोड़ आ गई। तो फाइनल आंसर यही है, क्योंकि यही हमसे पूछा गया है कि आय में समग्र कितनी वृद्धि होगी। मींस टोटल इनकम जो है, वृद्धि जो हुई है टोटल इनकम में, वो कितनी हो गई, वो हो गई 2800 करोड़ रुपए हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 2/3 है। तो मीन्स हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एमपीसी की वैल्यू दी हुई है 2/3। ये एमपीसी की वैल्यू यहाँ पर मेंशन थी, जो मैंने अलग से यहाँ पर लिख ली ताकि सिंपली हम न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकें। यदि निवेश में 2000 करोड़ की वृद्धि की जाती है, निवेश में वृद्धि का मतलब क्या हो गया, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, निवेश में होने वाली वृद्धि वो कितनी है, वो है 2000 करोड़ रुपए। ये नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें यहाँ से मिल रही थी वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर ली। तो आय में वृद्धि की गणना कीजिए। तो मीन्स अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन वाई की जो वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करके दिखानी है। तो हमारे पास अभी फिलहाल क्या है, ये इंफॉर्मेशन है। तो इसके बेस पर, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले एमपीसी सिंपली दी हुई है, तो हम एमपीसी के बेस पर पहले तो हम क्या करेंगे, गुणक का मूल्य जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो एमपीसी के बेस पर जब हमें एमपीसी दी होती है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसमें मैं अब क्या करूंगी, एमपीसी की जो हमें वैल्यू दी हुई है इसको यहाँ पर रख देती हूँ। तो 1/1 माइनस 2/3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ये भी लिखा जा सकता है 1/1 माइनस 2/3। तो ये जो है ये पोर्शन, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 1/3। तो मीन्स यहाँ से जो k है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो ये 3 हमारे पास आ गया मल्टीप्लायर की वैल्यू। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम आगे चलते हैं और अपने न्यूमेरिकल में जो भी पूछा गया है उसके बेसिस पर इसको आगे सोल्व करते हैं। अब हमारे पास एक तो ये इंफॉर्मेशन है, एमपीसी के बेसिस पे तो हमने ये मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब मल्टीप्लायर की वैल्यू आने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो क्या है, चेंज इन आई भी हमें दिया हुआ है। तो मैंने आपको शुरू में जो फॉर्मूला करवाया था मल्टीप्लायर का, वो क्या था, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन आई। तो अब इन तीनों में से, ये 3 वैल्यूज हैं, जो इन तीनों वैल्यूज में से जो अभी भी मिसिंग है वो है ये, और बाकी दोनों हमारे पास हैं। जैसे कि k की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी 3 जो यहाँ से आई है, और चेंज इन i 2000 है, तो इसको मैं 2000 को यहाँ मेंशन कर देती हूँ। और चेंज इन y अब हम इस बेसिस पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको हम ऐसे लिख देंगे, 3 से ही मल्टीप्लाई हो गया, और ये है चेंज इन y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। तो 6000 क्या आ जाएगा, चेंज इन y। तो मीन्स यदि इन्वेस्टमेंट में, निवेश में 2000 करोड़ का परिवर्तन होता है तो उसकी वजह से आय में कितना परिवर्तन होगा, वो होगा 6000 करोड़ का। यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो बच्चों जितना भी आज हमने किया है उसके बेसिस पर अब आप अपना होमवर्क नोट कर लें। होमवर्क में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति मीन्स एमपीएस 1/4 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा। यहाँ मैं आपको हिंट दे देती हूँ, यदि एमपीएस दी होती है तो मल्टीप्लायर मीन्स गुणक, जिसको हम के से शो करते हैं ना, तो के का फॉर्मूला हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, 1/MPS। तो आप ये वैल्यू रख देंगे तो आपके पास मल्टीप्लायर की वैल्यू अपने आप से आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 है, 1 है, तो गुणक का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा फॉर्मूला था k = 1/1 माइनस MPC, वो फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे, MPC की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, गुणक की वैल्यू भी अपने आप से आ जाएगी। और आज का लास्ट जो क्वेश्चन है होमवर्क में वो क्या है कि एक अर्थव्यवस्था में आय का स्तर 2000 करोड़ रुपए है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, अपनी सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपने अलग से नोट कर लेनी है। तो आय का स्तर क्या है, 2000 करोड़। तो मतलब आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर,
आपको y गिवन है 2000 करोड़। तो पहली इंफॉर्मेशन ये है, इस अर्थव्यवस्था का सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य है 0.80। तो दूसरी इंफॉर्मेशन क्या आ गई, MPC क्या है 0.80, ये आपको दी हुई है यहाँ पर। और निवेश में 200 करोड़ की वृद्धि से आय में समग्र कितनी वृद्धि होगी। तो तीसरी इंफॉर्मेशन आपको क्या दी हुई है, चेंज इन आई जो है वो दिया हुआ है 200 करोड़। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला का यूज करके आप मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर जो मल्टीप्लायर का एक और आपने स्टार्टिंग में फॉर्मूला किया था, ये फॉर्मूला, तो फिर आप उसको अप्लाई करके जो आपसे पूछा गया है समग्र आय में जो वृद्धि है उसको भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको चेंज इन वाई चाहिए होगा। तो पहले आप ये फॉर्मूला लगाएंगे इस क्वेश्चन में, फिर उसके बाद आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से आपको चेंज इन वाई मिल जाएगा। वाई आपके पास यहाँ है, चेंज इन वाई आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों वैल्यूज को 2000 में इस जो भी आपकी चेंज इन वाई की वैल्यू आएगी उसको ऐड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, आय में होने वाली समग्र वृद्धि आ जाएगी। तो ये है बच्चों आपका होमवर्क।